सभी को मेरा नमस्कार। जो आज विषय पे मैं बात करना चाहूँगा, वो मुजुमदार के 8 डॉक्यूमेंट्स का रिलेवेंस आज क्या है, वो एंगल से आपके सामने मैं बात करूँगा। जो चारू मुजुमदार ने अपना क्रांति का उद्देश्य जो 8 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रखा है और 8 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही अपना उन्होंने सुधारणावाद रखा है। अपने पार्टी के अंदर सुधारणावाद क्या है और अपनी पार्टी कौन से एंगल से जाना चाहिए और आज भी वही माओइस्ट पार्टी वो 8 डॉक्यूमेंट्स जो है वो 80 डॉक्यूमेंट्स पे अपना विश्वास रखती है और वो विश्वास रखते हुए उन्होंने उसका रिलेवेंट कितना है उस बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिन ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, जो भूमकाल संगठन अरविंद सोहानी जी, श्रीकांत भोते जी और सभी जो कार्यकर्ता गण हैं उन सभी का और जो उनके साथ में जुड़े हुए सभी महाविद्यालय उन्हीं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मेरी बात रखना का प्रयास करता हूँ। जब चारों मुजुमदार ने अपने 8 डॉक्यूमेंट्स रखे थे, तो 8 डॉक्यूमेंट्स रखने से पहले भी वो अपने पार्टी का काम करते रहे। अपने पार्टी का काम करते वक्त उनको जब लगा तो जो मेरा विचार है, जो मेरी चीन पे श्रद्धा है, उस एंगल से अपना दल काम नहीं कर रहा और वो तब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी से बाहर निकालकर अपने कुछ बातें रखना चालू कर दी। लेकिन जब 1964 में पार्टी से बाहर निकालकर मैंने बात रखी, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने तय कर लिया था कि मेरे पार्टी की राय क्या है और मैं कैसा बात करूंगा और क्या करना चाहता हूं और मेरा एंगल क्या है, उस बारे में उन्होंने 8 लेख लिखे थे और उसको 8 डॉक्यूमेंट्स करके उसको पब्लिश किया और उसने अपने पार्टी के सामने भी वो बातें रखी थी और वो बातें जो है वो सशस्त्र क्रांति की बातें हैं। प्रस्तापित व्यवस्था अपने को परिवर्तन करना है, प्रस्तापित व्यवस्था में ये लोकतंत्र से अपने को बदल करना चाहिए, तो अपने ये पूंजीपतिवाद को, ये साम्राज्यवाद को खत्म करना है, तो ही अपने को एक बात सामने रखना पड़ेगी और वो है सशस्त्र क्रांति की। उसके पहले मैं जिस चारों मुजुमदार के बात आपके सामने रख रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा आपका उनका परिचय देना चाहता हूँ कि जो नए लोग होंगे कि चारों मुजुमदार कौन है। इतना ही मालूम है सभी लोगों को कि चारों मुजुमदार सिर्फ नक्सलबारी में आंदोलन किया और नक्सलवाद उन्होंने खड़ा किया, वही चारों मुजुमदार है, लेकिन उनका 1918 में नक्सलबारी में एक जमींदार के घर में उनका जन्म हुआ है और जो जमींदार के घर में जन्म होने के बाद भी उन्होंने जमींदार होने के बावजूद भी उन्होंने भी उस व्यवस्था के खिलाफ बात करना चालू रखी थी। 1937-38 के बाद उन्होंने अपना महाविद्यालयीन जीवन, कॉलेज का जीवन खत्म करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इधर उधर अपना संगठन जुटाने के लिए उन्होंने प्रयास करते रहे। उसी वक्त उन्होंने जो बीडी आंदोलन कामगार है, बीडी आंदोलन कामगार को जुटाने का चालू किया। बाद में उन्होंने 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन करी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करने के बाद में तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ऐसे जो कुछ भी कृषि आंदोलन थे वो कृषि आंदोलन वो करते रहे और यह कृषि आंदोलन करने के बाद में भारत को 1948 में स्वातंत्र प्राप्त होने के बाद इस पार्टी ने लोकतंत्र के साथ में विरोध करते रहे। इसकी बदौलत इनको सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी में बैन रखा गया और इनको जेल में भी जाना पड़ा 1948 में चारू मुजुमदार में। और उसी वक्त कानू सन्याल से उनसे बात हुई और कानू सन्याल उनसे मिले
और कानून संन्याल मिलने के बाद 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कानून संन्याल ने ज्वाइन, अपनी पार्टी भी, दल भी ज्वाइन किया। और कानू और चारू दोनों भी एक साथ में रह के, दोनों के विचार एक साथ में रह के सशस्त्र क्रांति की बात तब से वो करते रहे। उसी वक्त चारू मजूमदार की लीला सेन गुप्ता से भी शादी हो गई 1952 में, और वो भी इनके साथ में क्रांति में काम करती रही। अब ये काम करते वक्त उन्होंने सशस्त्र क्रांति का और चीन का उनको आकर्षण था, चाइना का चारू मजूमदार कानून संन्याल का आकर्षण था, और वो आकर्षण उनका छुप के नहीं रहा, उन्होंने सामने रखा। और कानून संन्याल ने रिवॉल्यूशन आर्मी की बात रखी थी, आर्म रिवॉल्यूशन की बात रखी थी, जो सशस्त्र क्रांति की बात रखी थी, और उस पे चारू मजूमदार उनके बात पे सहमत नहीं थे, लेकिन नकारा भी नहीं था। लेकिन 1965 में जब चारू मजूमदार और उनके नेतृत्वगण जब चाइना गए, तब माओ ने उनका बड़े दिल के साथ में बड़ा स्वागत किया। और उनके साथ में जब वहां पे दो, ऐसा कहा जाता है कि चारू मजूमदार और उनके नेतागण जब चाइना में रहे, तो चाइना में रहने के बाद उन्होंने वहां पे भी आर्मी का ट्रेनिंग भी लिया, ऐसा कुछ बात लिखी है। लेकिन सच क्या है वक्त बताएगा। सच क्या है उस वक्त जब लिखा, अब जो भी लिखा है उस बारे में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और तब माओ ने कहा था, क्योंकि माओ की जेदांग आइडियोलॉजी जो थी उस पे चारू मजूमदार का विश्वास था, और चारू मजूमदार का विश्वास उस पे था, और उस विश्वास के साथ में चलना था। और उस विश्वास के साथ में चलने के वजह से उन्होंने कानून संन्याल की जो आर्म रिवॉल्यूशन की बात कर रखी थी, जो आर्मी की बात रखी थी, उन्होंने उस बात पे वो उनका दिल तय हो गया कि अपने को भी आर्मी तैयार करना है। और वहां से आने के बाद में, चाइना के आने के बाद में, उन्होंने आर्मी की बात को सहमति दी। लेकिन वहां पे भी माओ ने कहा था कि इस देश में, भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी दल है, वो यहाँ पे क्रांति नहीं करेंगे, साम्यवादी क्रांति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे भारत में सिर्फ नक्सलवादी क्रांति हो सकती है। इस बारे में उन्होंने तभी बात कही थी। लेकिन एक बात, इनके कुछ कमियां इनके इसमें थी, जो चारू मजूमदार के दल में कमियां थी, उस बारे में उन्होंने कुछ बात कही थी। और वो बात ये थी कि चारू मजूमदार ने कहा था कि भारत में रिवॉल्यूशन आर्मी तैयार करने से ही यहाँ पे क्रांति नहीं होंगी। अपने को क्रांति करना है तो भारत में यहाँ पे संगठन बढ़ाना चाहिए, और संगठन नहीं बढ़ाया तो इस देश में क्रांति होना संभव नहीं है। लेकिन उस बात को सामने रखते हुए मैं बात अभी भी 50 साल में कि इस नक्सलवाद दल का अभी भी जन संगठन स्थापन नहीं होने की वजह से ही जो विद्युत और उन्होंने रखा था वो फाइनल नहीं हुआ, यानी कदापि हो सकता था। सुनीति घोष काही नाव आहे त्याचा, तो एकच माणूस दिला होता, तो 71 रखने के लिए चारू मजूमदार ने अपने कुछ बातें रखी थी, रखने की वजह से वो 8 डॉक्यूमेंट्स चारू मजूमदार के नाम से, और अभी भी क्या रिलेवेंस है इस बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पार्टी की कोई बात कही, क्योंकि जब चाइना में जो जेदांग आइडियोलॉजी थी, वो जेदांग आइडियोलॉजी इंडिया में लाना था, और इस बारे में उन्होंने इंडिया में कर रहे थे। लेकिन भारत की जो आइडियोलॉजी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी जो रशियन आइडियोलॉजी है, और वो रशियन आइडियोलॉजी की कुछ नेतागण थे, और रशियन आइडियोलॉजी के नेतागण बोल रहे थे कि भारत में अपने को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कम्युनिस्ट बात अपने रखने हैं, तो यहाँ पे सशस्त्र क्रांति की बात नहीं, तो यहाँ से लोकतंत्र के माध्यम से अपने को बात रखना है। लेकिन जो लोग चाइना और रशिया का कौन आइडियोलॉजी के, इसकी वजह से इनको अपने पार्टी से निकाला दिया गया, और पार्टी से निकाल जाने के बाद चारू मजूमदार ने अपने जो 8 डॉक्यूमेंट्स है, जो 8 लॉजिकल डॉक्यूमेंट्स के बाद उन्होंने कुछ सुधारनावादी प्रस्ताव रखे, और अपने पक्षांतर्गत सुधारनावादी प्रस्ताव, अपने राजनीतिक दल के अंतर्गत सुधारनावादी प्रस्ताव रखने का प्रयास किया। और पहला प्रस्ताव मैं आपके सामने रखने से पहले एक बात रखता हूँ कि उन्होंने 8 डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ सुधारनावादी रखे कि प्रस्तापित लोकतंत्र शांतिपूर्ण माध्यम से करना चाहती थी। इस देश में पूंजीपतियों का और राजनीतिकरण, राइटिस्ट आइडियोलॉजी
ये व्यवस्था बदलकर अपनी क्रांतिकारी गुप्त यंत्रणा तैयार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो अपनी जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा से जो तोड़-फोड़ करके इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो अपनी इस आइडियोलॉजी से और ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, उनको उनके साथ में बगावत करके पूंजीपतियों के साथ में रहने वाले सभी को लोगों को एक बात उन्होंने बहुत गलत रखी है कि चारू मजूमदार ने कहा कि सभी ये लोग भाड़खऊ है और ये भाड़खऊ से बाहर निकलकर अपने को अपनी व्यवस्था, अपनी यंत्रणा नई नई सामने रखना है और उसी को सभी व्यवस्था नकार कर अपना सुधारणावाद रखा। और सुधारणावाद रखते हुए पहला उदाहरण सुधारणावाद क्या रखा कि वर्तमान व्यवस्था में अपनी कर्तव्य क्या रहना चाहिए, वर्तमान व्यवस्था कैसी रहना चाहिए। इस एंगल से उन्होंने कुछ बातें रखी है कि वर्तमान व्यवस्था की बात रखते हुए चारू मजूमदार ने इस बात को रखते हुए वर्तमान व्यवस्था में कुछ कर्तव्य अपने राजनीतिक दल के जो अपने जो कार्यकर्ता कर रहे उनके कुछ कर्तव्य रहना चाहिए, वो एंगल से विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि अपने दल के सदस्य है, वो हर दल के सदस्य ने 5 व्यक्तियों का सक्रिय दल बनाना चाहिए। अपने दल के कुछ गोपनीय कागज पत्र रहना चाहिए। इतना ही नहीं तो अपने दल के लोगों का गोपनीय बैठक होना चाहिए, उसका गोपनीयता ठिकान रहना चाहिए और अपने सदस्यों को राजनीतिक शिक्षा देना चाहिए और कृषक क्रांति करके राजनीतिक शिक्षा करना चाहिए। इस एंगल से उन्होंने विचार रखा था। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में उन्होंने ये बात अपने कर्तव्य रखते हुए कि शिक्षा जो सुधारणावाद की क्रांति की बात करते थे, कृषक क्रांति की बात करते थे, लेकिन कृषक क्रांति की बात करते हुए अपने कर्तव्य पर अपने सदस्य को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ये बात रखी थी। और अभी भी उनके सदस्यगण ये पहला कर्तव्य कि अपने पार्टी के दल के सदस्य और अपना पार्टी का स्ट्रक्चर, अपने पार्टी का लोगों से जोड़ना अभी भी उनका चालू है। दूसरा मैं उसका उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स था वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष जनता की जनवादी क्रांति सफल करना चाहिए। संशोधनवाद के खिलाफ यानी संशोधनवाद हर इसमें रखा है उन्होंने कि संशोधनवाद क्या है। तो प्रस्तापित व्यवस्था को उन्होंने संशोधनवाद कहा है और प्रस्तापित व्यवस्था के जो गलत खामियां है, जो लोकतंत्र है, जो पूंजीवाद है, वो सभी को उन्होंने सुधारणावाद किया है। और वो उनको जो नई बातें रखना था उनको ये परिवर्तन करके अपनी बात रखने के लिए उन्हें संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करके जनता की जनवादी क्रांति सफल करना चाहिए। उन्होंने रखा कि उनका कहना था कि पूंजीवादी लोग किसानों का शोषण करते हैं, खेती करने वाले किसानों का शोषण करते हैं, किसानों को किसान इस देश के मालिक है। ये बात लोगों के सामने, ये जब कृषक क्रांति जो किसान है उनके सामने बात रखना चाहिए, क्योंकि तुम इस देश में उनका उद्देश्य कृषक क्रांति यानी किसानों के साथ में लेके क्रांति करने का चारू मजूमदार की बात थी। और इसकी वजह से उनको उनके दिमाग में कुछ बातें बहला के उनको ये बात कहना है कि किसान इस देश के मालिक, किसान सभा इसलिए वजह से उनका किसानों का भी संगठन तैयार करना चाहिए, किसानों का सभा ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ख्याल रखना चाहिए। इतना ही नहीं तो अपना दल मजबूत करने के लिए, लक्ष्य केंद्रित करने के लिए स्थानिक सत्ता भी काबिज करना चाहिए और दल के नेतृत्व पे कामगार का नेतृत्व स्थापित करना चाहिए। इस बात पे उन्होंने अपनी बातें रखी थी। लेकिन संशोधनवाद के खिलाफ उन्होंने नक्सलवाद क्रांति की सफल करना, ये भी उद्देश्य उनका था। जब संशोधनवाद के खिलाफ पॉलिट ब्यूरो ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, वो भी उनके प्रस्ताव तभी 1964-65 के बाद में उनके जो पॉलिट ब्यूरो के जो प्रस्ताव थे, तभी भी उनके प्रस्ताव जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने खारिज करे थे। लेकिन आज भी वही प्रस्ताव पे उनका विश्वास है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी अब माओवादी जो है, जो मुजुमदार के विरुद्ध जो कुछ भी भूमिका ली थी और उस भूमिका का परिणाम ऐसा हुआ कि उनको उस पार्टी से निकाला गया। लेकिन उस संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करने की बात, अभी भी जन क्रांति सफल करने की बात अभी भी रखते हैं। और तीसरी बात मैं रखना चाहता हूँ, तीसरा डॉक्यूमेंट्स रखना चाहता हूँ कि भारत में उत्स्फूर्त क्रांतिकारी उठाव के स्रोत क्या है। जब चारू मजूमदार बोलते हैं कि भारत में पूंजीवादी साम्राज्यवादी लोग हैं जो डॉलर को मदद करते हैं, इस माध्यम से इस देश में नववसाहत ऐलान चाहते थे और इसको हटा के जो दमनकारी शोषणकारी व्यवस्था है उसका समर्थन करने वाले लोगों को
हटाना चाहिए और उस पर लड़ा चालू रखना चाहिए, उन्होंने रखा। लेकिन इस बात पे उन्होंने बार बार एक बात दोहराने का काम करते हैं कि सिचुएशन देख के अपना उठाव करने की बात रखते हैं कि जब जमींदार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन की बात तब रखी थी 1967 में, तब 1990 के बाद में आपके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूं कि 1990 के बाद में उन्होंने कि इस देश में क्रांति के लिए परिस्थिति कैसी अच्छी है, ये बात रखना लोगों को रखना चाहता है कि अपने 1990 के बाद में भारत में बड़े पैमाने पे जो खाऊजा पॉलिसी आ गई, जो जागतिकीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आने के बाद में इस देश में बड़े उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी शासकीय जो गवर्नमेंट यंत्रणा जो प्राइवेट कर ली। इतना ही नहीं तो बहुत सारे खनिज संपत्ति का प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी नदियां प्राइवेट सेक्टर में दी गई। और ये क्रांतिकारी परिस्थितियों को ले ये अच्छी है, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्रांतिकारी विचार रखने के लिए जो 1990 के बाद में जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो गई, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो जंगल में खनिज है वहां पे माइलेज है, वहां पे जो कंपनियां ने वहां पे प्रवेश किया, और उस माध्यम से अब क्रांति के लिए ये बात अच्छी है, उठाव के लिए बात अच्छी, उठाव के लिए बात सही है, क्योंकि वहां पे उनको ये मालूम था कि उस एरिया में जो रहने वाले आदिवासी है, उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो वहां पे खनिज संपत्ति जहाँ पे वहां पे तैयार हो जाएंगी, तब उनको खनिज संपत्ति से मिलने वाला कुछ क्या बोलते हैं अपन, राशन या खंडनी से उनका इनकम सोर्स भी बढ़ गया। और उसी वक्त इनकम सोर्स बढ़ने के बाद में उन्होंने एक बात रखी कि इनकम सोर्स बढ़ने के बाद में चारू मजूमदार की बात जो थी कि सशस्त्र क्रांति के लिए परिस्थिति निर्माण करना चाहिए, और वो परिस्थिति जब ये पॉलिसी चेंज होने के बाद में अपने पार्टी का इकट्ठा संगठन करके जो 2004 में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी उन्होंने तैयार करी, और उस एकदम से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा के क्रांति के लिए आप सिचुएशन सही है, इस वजह से उन्होंने वो क्रांतिकारी विचार सामने रखने की बात की है। और मैं चौथा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखना। आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखना वो उनका ये क्या है, भारत देश में पूंजीवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को साम्राज्यवादी के साथ में तड़जोड़ करते और इनको हटा के किसानों का नेतृत्व स्थापन करना चाहिए, स्थानिक स्तर पर सत्ता हस्तगत करना चाहिए, और इतना ही नहीं तो राजनीति करना चाहिए, किसानों के साथ में भी राजनीति करना चाहिए ऐसे बोलते हैं, और दड़पशाही के साथ में अपने मुख्य मोर्चा भी निकलना चाहिए। ये उनका चौथा डॉक्यूमेंट्स है कि क्या दड़पशाही के खिलाफ अपना आंदोलन करना चाहिए, मुख्य मोर्चा करना चाहिए, और इस देश में जो कुछ न्याय शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ या अपने हक के लिए कुछ मोर्चे होते रहते हैं, उनमें घुस जाना, उनके साथ में उस आंदोलन में क्रांतिकारी बनाना, उस क्रांतिकारी आंदोलन से अपना उद्देश्य के लिए लोगों में दमनकारी शक्ति निर्माण करना, लोगों में को भड़काना, और कौन सी भी आंदोलन में जाके अपनी बात रखना, यानी प्रस्तावित व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रखना और एग्रेसिवनेस निर्माण करने का काम वो करते रहते हैं। यानी शांतिपूर्ण अपन जब कौन सा भी आंदोलन शांतिपूर्ण माध्यम से चालू है, वो आंदोलन में सक्रिय होके उस लोग अपने पार्टी के लोग घुसाने का काम करते रहते और प्रस्तावित व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का काम, प्रयास करने का काम माओवादी दल के लोग करते हैं। पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन की जगह सशस्त्र संघर्ष जारी रखना, कि देश में विविध राज्यों में सशस्त्र प्रतिकार चळवळ खड़ी रखना चालू रखना चाहिए, तभी क्रांति का वनवाह छिलकता रहेगा, इस लोगों को और लोग अपने आप से शामिल होंगे, ऐसा उनका चारू मजूमदार का मानना था। चारू मजूमदार एक तरफ विद्रोह के लिए युक्ति और तथ्य इकट्ठा करता रहता है और दूसरी तरफ संगठन, प्रचार और लड़ाऊ फौज तैयार करना चाहिए, यह उद्देश्य रखते हुए चारू मजूमदार ने जो चौथा और छठवा और सातवां दस्तावेज का प्रचार किया, तब नव विद्यार्थियों को अपने साथ में भर्ती करके नक्सलबारी, खाड़ीबारी, फांसी देवी की तरफ प्रचार के लिए जब 1967 में भेजे थे,
उसी एंगल को मैं रखते हुए आपको एक बात रखना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब कि पानी का खाजगीकरण हुआ था, और पानी का खाजगीकरण हुआ था तो खाजगीकरण के खिलाफ अपने माओवादी दल के लोग उनमें घुस आए थे, और वो आंदोलन को प्रखर करने का जो शांतिपूर्ण आंदोलन है वो जगह सशस्त्र करने की बात रखी थी। और ऐसे ही बहुत सारे कि जहां जहां कुछ शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र में जो बात रखना चाहते हैं कुछ आंदोलन होते रहते हैं, वो आंदोलन में माओवादी दल के लोग घुसपीट कर अपनी बात उस आंदोलन को एग्रेसिवनेस निर्माण करने की बात करते हैं। इतना ही नहीं तो 1965-66 में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रांति की बात चालू थी, और वो क्रांति की बात चालू थी तो अमेरिका रहे, अमेरिका में ब्लैक पैंथर, या भारत में जब बंगाल में खाद्य आंदोलन हुआ था, तमिलनाडु में भाषा का आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार उसी ऐसे जैसे एग्रेसिवनेस आंदोलन भारत में भी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से रखा जाते हैं, और स्टूडेंट यूनियन को अपने भड़का के अपनी बात उनको सामने एग्रेसिवनेस के सामने रखने की बात कुछ करते हैं। कुछ मानवाधिकारवादी संगठन उस आंदोलन से कोई एखादा सशस्त्र लड़ा खड़ा करने की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन की जगह सशस्त्र आंदोलन की बात करते हैं। मैं छठवा आपको सामने संशोधनवाद के खिलाफ तड़जोड़ विरोधी संघर्ष जारी रखना, ये क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करना, ये उन्होंने छठवा अपना ये रखा है कि संशोधनवाद के खिलाफ तड़जोड़ विरोधी संघर्ष करते रहना, ये उन्होंने अपना छठवां डॉक्यूमेंट्स जब 30 अगस्त 1966 में पूरा किया था। यानी डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद उन्होंने पक्षांतर्गत सुधारणावादी समिति स्थापन करने में उनका तय कि अपने राजनीतिक दल में उनके राजनीतिक दल के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद हुए थे, क्योंकि जो अपने राजनीतिक दल था, राजनीतिक अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का दल था, उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी दल का जनतंत्र पे विश्वास था, लेकिन उनका विश्वास सशस्त्र क्रांति पे था, और पक्षांतर्गत सुधारणावादी समिति स्थापन करके उसमें सुशील कुमार राय, सरोज दत्त, परमादत्त, दासगुप्ता, अमित सेन जैसे लोगों को इकट्ठा करके अपना क्रांतिकारी प्रस्ताव और क्रांतिकारी अपनी जो मूड था और क्रांतिकारी अपना दल इस देश में स्थापन करने का उन्होंने प्रयास किया था। उस एंगल से बात करी तो दार्जिलिंग जिले में तो 26 में से 19 लोगों ने उस बात में सशस्त्र क्रांति की बात का समर्थन किया था। और जो रशियनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो रशियनधारी विचारधारा से लोग इनसे इस बात पे सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1967 में ये सशस्त्र क्रांति के आधार पर ही नक्सलबाड़ी में आंदोलन किया है। और सशस्त्र क्रांति के बाद आंदोलन करने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ऑफ माओवाद की कुछ केंद्रीय नेतृत्वगण उनके मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं रखी थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में एक बात हुई कि चारू मजूमदार जो था, चारू मजूमदार को नक्सलवाद का फादर कहा जाता है, कि नक्सलबाड़ी में जो आंदोलन किया था और अक्सर आंदोलन करने के बाद में पूरे देश में चारू मजूमदार पॉपुलर हो गया और नक्सलवाद का वो फादर बन गया, पितामह बन गया। और उसके जो कानू सन्याल है, कानू फर्स्ट नक्सलिस्ट कानू सन्याल बन गए, क्योंकि आम रिवर्शन की बात कानू सन्याल ने रखी थी। लेकिन उसके बाद उनके पार्टी में कुछ बगावतें, और 1972 में जब चारू मजूमदार 16 जुलाई को पकड़ा गया, 28 जुलाई तक वो जेल में रहा और वहां पे ही उनका देहांत होगा। उसके बाद में पार्टी की कुछ बगावत होने के बाद में भी अभी भी वो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ विश्वास रखने की बात उनके साथ में होती रहती है। अब स्थानिक स्तर पर अपन इस बात पे आंदोलन की बात रखते हुए मैं आपको और सामने रखना चाहता हूँ कि दक्षिण उड़ीसा रहे, बस्तर रहे, गढ़चिरौली रहे, इस जगह पे वो संघर्ष की बात अपने निवडणूक माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से अपने उम्मीदवार जो अपने जनप्रतिनिधि खड़े नहीं करते, लेकिन वो जनप्रतिनिधि खड़े नहीं करते, लेकिन जनप्रतिनिधि अपना एंगल से जो अपना कुछ अपनी बात को सहमति देगा, उन लोगों को ही राजनीतिक दल अपना जो पाठिंबा है जो देते रहते हैं। उस एग्जाम्पल में आपको एक गढ़चिरौली में जो बहादुर शाह आलम था, पंचायत समिति का सदस्य भामरागढ़ तालुका में, तब उनको राजनीतिक दल का उनका अपना वाला आदमी था, उन्होंने ही मारा गया। लेकिन क्योंकि उनको आदेश दिया था कि आपने खड़ा नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो जो वहां पे गढ़चिरौली डिवीजन की कुछ नर्मदा थी,
वो भी उनके साथ में अच्छी से जुड़ी हुई थी और उनके मोबाइल से भी वो कभी बहुत सारी बात करती थी। और ये भी बात मैं अपने आप से नहीं बात कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और पुलिस डॉक्यूमेंट्स से उनको वहाँ पे ये बात रखी हुई है। एक 7वां डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करके सशस्त्र पक्षधन संघर्ष संगठित करना, कि भारत में अर्ध साम्राज्यवादी लोग हैं। भारत जैसे अर्ध वसाहतवाद देश में कृषक क्रांति के माध्यम से सशस्त्र लड़ा और राज्य स्तर पर कब्जा करने के लिए किसान, कामगार और मध्यम वर्ग सक्रियता के साथ में सामने आना चाहिए, कि क्रांति के बाद प्रति क्रांति करना चाहिए। कि जब अपन क्रांति करते हैं, जो लोग अपने क्रांति में अपने संगठन में दल में सहभागी होते हैं, वो असंतुष्ट होते रहते हैं और उनके विरोध में भी क्रांति करना चाहिए, जनता के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। और इतना नहीं तो जनता के खिलाफ संघर्ष करते तब युद्ध करके शत्रु पे हमला भी करना चाहिए। किसानों का अधिवेशन जब सिलगुड़ी में हुआ था, तब जमींदारों का प्रभुत्व नष्ट होना चाहिए, जो पूंजीवादी का जमींदारों का साम्राज्य खत्म होना चाहिए, हमारे गांव में हमारा राज, ऐसी घोषणा नक्सलवादी देते रहे। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में कृषक क्रांति की बात करते हैं, और इस देश में कृषक क्रांति की बात करते हुए इस देश में किसान कितने % है? इस देश में किसान 85% है, और 85% किसान में से अपन ने जो किसान 2 या 2.5 एकड़ के ऊपर 85% लोगों के पास अपनी जमीन नहीं, उन लोगों के संगठन करने की बात रख रहे नक्सली दल रख रहे। लेकिन जो किसानों को 85% उनके पास 2 या 3 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं है, वो लोग इनके क्रांति में वाकई सहभागी होंगे, ये भी बात आपने ख्याल में रखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि इस देश में क्रांति का आधार किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, और मजदूर जब अपने पेट की खड़गी पूरी नहीं होती, वो किसान आंदोलन में वाकई सहभागी होंगे, ये भी बात आप लोगों ने विचार करना चाहिए। और लास्ट 8वां डॉक्यूमेंट आपके सामने रखना चाहते हैं कि संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करके किसान चळवळ को आगे बढ़ाना चाहिए। जब किसान चळवळ की बात करते हैं कि किसान की क्या चळवळ है, कि किसान के चळवळ के बाद उन्होंने एक बात रखी थी कि 1946 में जब तेभागा आंदोलन हुआ था, 1948 में तेलंगाना आंदोलन हुआ था, और उस बात को सामने रखते हुए उन्होंने किसान चळवळ को बढ़ाना चाहिए और किसानों की चळवळ बढ़ाने के बाद में उनको साथ में लेना चाहिए। लेकिन अभी तक 50 सालों में 50 साल जो 8 डॉक्यूमेंट्स रखे चार मुजुमदार ने, तो 50 साल में उनसे भी बात अभी तक रिलेवेंट नहीं हुई और संगठन, अपना राजनीतिक दल का संगठन नहीं स्थापन हुआ। ये भी बात में ख्याल में रखना चाहिए। ये 8 डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अभी भी क्या रिलेवेंस है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, ये डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अपने देश में क्रांति करना है, लोगों का विकास करना है, या क्या करना चाहिए कि 50 साल के अंदर इस देश में इस जनता का हित में काम करना है, ये नक्सलवादी आंदोलन का, ये नक्सलवादी पार्टी का भूमिका है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि नक्सलवादियों का एजेंडा जनता के हित में है। मैं बोलूंगा, मैं कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि नक्सलवादी का एजेंडा विकास का एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा क्रांति का एजेंडा है। जब पश्चिम बंगाल में नक्सली चळवळ खड़ी करी थी, उसमें तो 50 साल में एक बात मैं रखना चाहता हूं कि 50 साल के अंदर उन्होंने विकास की बातें कभी रखी कि इस एरिया में कुछ होना चाहिए, इस एरिया में कुछ जल सिंचन प्रकल्प होना चाहिए, कि जल सिंचन प्रकल्प होने के बाद इस देश में जो किसान है, किसान संपन्न हो जाएगा, खेती का उत्पादन बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, तो इनकी जब नक्सलिस्ट पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र उन्होंने किया है वो जंगल एरिया है, और जंगल एरिया में से वन उत्पादन बहुत सारे पैमाने पे होता है। तो वन उत्पादन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की कभी बात रखी है कि यहाँ पे इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इन लोगों के
कि दड़न वड़न की सुविधा नहीं है, कनेक्टिविटी की सुविधा का प्रॉब्लम है। तो कनेक्टिविटी की सुविधा के बारे में उन्होंने कब रखा है कि यहाँ पे रोड होना चाहिए, इस एरिया में रखा, इस एरिया में पानी पुरोठा का कुछ प्रकल्प होना चाहिए, इस एरिया में कुछ कनेक्टिविटी नहीं है तो विमानतल होना चाहिए। इस अपन गडचिरोली की एक बात, मैं महाराष्ट्र की गडचिरोली की बात करता है, बस्तर की बात करता हूँ, उड़ीसा की बात रखना चाहता हूँ कि जो इंटीरियर एरिया है उस एरिया में प्रशासन के लिए जाने के लिए 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता। तो उस एरिया में तहसील निर्माण होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट निर्माण होना चाहिए। कब ऐसी बात रखी है? कभी आप बात ऐसे सुनी है? अभी तक 50 साल के अंदर ऐसी बात तो हमने नहीं देखी। लेकिन मैं अभी ये सब बातें छोड़ दो, ये बात तो उन्होंने नहीं रखी कि स्कूल बनाना है, रुग्णालय बनाना है, पानी पुरोठा करना है, इतना ही नहीं। अभी तो कोरोना का काल चालू, क्योंकि कोरोना के काल में कितने पेशेंट को रुग्णालय में भर्ती करवाने के लिए उन्हें हेल्प करी। और क्या बात वो रख रहे हैं कि हम जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए बात करते हैं। तो ये सब झूठी बात, झूठा नैरेटिव रखने की बात ये नक्सलवादी पार्टी, नक्सलवादी दल करते रहते हैं। और 50 साल के अंदर 1947 से अभी तक अपना उद्देश्य उनका सिर्फ एक ही है, क्या है? इस देश में अपने को अपना पार्टी का सत्ता प्रस्थापित करना है और इस देश के संविधान उनको सहमत नहीं। इस देश के अच्छे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और सभी जो समिति के सदस्यगण थे उन्होंने इस देश को अच्छा संविधान दिया, और अच्छा संविधान देने के बावजूद भी वो संविधान का विरोध करके अपने को अपना मिलिट्री बढ़ाने का दृष्टिकोण आगे रखते हुए सभी बात उन्होंने रखी है। और मैं दूसरी बात और एक रखना चाहता हूँ कि नक्सलवादी एक संगठित रंगदारी व्यवसाय के रूप में काम करते हैं। कि जन आंदोलन से जब आरंभ हुआ तब नक्सलवादी अभियान अब वसूली लेवा के लगभग 2000 करोड़ रुपए का संगठित रंगदारी व्यवसाय कर रहे हैं। इस बात को रहस्यमय उद्घाटन सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा जो कुछ कागजात मिले, कुछ साहित्य मिले, कुछ आधार पर आपके सामने ये भाष्य करना चाहता हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद झारखंड में अब भी नक्सली समूह के छुटपुट समूह के में भी अपहरण, लूटपाट, मादक पदार्थों की तस्करी अलावा लेवी लगाने का भी काम शुरू है। इसके तहत राज्य की सालाना 3 अरब से ज्यादा वसूली खंडनी करने का काम करते हैं। नक्सलवाद के सबसे प्रभावित झारखंड है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए भी सालाना 2000 करोड़ रुपए की आमदनी ज्यादा आती। इतना ही नहीं तो दस्तावेज मिलते हैं कि ठेकेदार, पेट्रोल पंप मालिकों, भूस्वामियों के वसूली से लेवी राशि की सही आंकड़ा आपके सामने आएगा कि सड़क परियोजना में 10%, छोटे पुल और अन्य परियोजना का 5% लेवी वसूल करते हैं, खंडनी वसूल करते हैं। वामपंथी विचारधारा की चरम वाली समूहों को क्षेत्र में जब उद्योगपतियों का धन वसूलते हैं, इस रसीद भी जारी है। सीआरपीएफ के मुताबिक राज्य में वाम विचारधारा से जुड़े 6 चरमपंथी समूह सक्रिय, पीपल लिबरेशन फ्रंट और ऑफ इंडिया ज्यादातर अपराध से बना है। उसे झारखंड में उसका लिबरेशन आर्मी की स्थापना करते हुए उन्होंने अपनी विचारधारा से बल्कि नवे तो रंगदारी से व्यवसाय चालू किया है। धन के लिए नक्सली ठेकेदार से संपर्क में नहीं रहते, बल्कि ठेकेदार भी खुद धन लेके नक्सली के संपर्क में रहते हैं। जब झारखंड के एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड के डीजीपी वीडी राम कहते हैं कि ठेकेदार सड़कों में विस्फोट से उड़वाने के लिए नक्सलियों के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि सड़क को नक्सली उड़ाने देने से गुणवत्ता की जांच नहीं होगी। दुगना फायदा की बात नक्सली दल इसमें रिस्पॉन्सिबल ऐसे नहीं, तो इस दल के ठेकेदार भी उसको रिस्पॉन्सिबल है। इस बात पे अपने को सहमत करना पड़ेगी। इतना ही नहीं तो नक्सलवादी लोग दल के नेता माओवादी की तस्करी भी करते रहे, जो मादक पदार्थ की भी तस्करी भी करते हैं। कि माओवादी पूर्वोत्तर राज्य में विद्रोह की तरह ग्रामीण अफीम खेती भी करते हैं। 2007 में जब देश के बरामद 1,07,000 किलोग्राम गांजा, जब नागालैंड में 14,816 किमी गांजा वहां पे उपलब्ध करवाया, 12,551 किलोमीटर महाराष्ट्र में और इतना नहीं छत्तीसगढ़ में भी। तो ऐसे जगह जगह पे गांजा की तस्करी भी नक्सली करते रहते हैं। इतना ही नहीं तो राज्य सरकार एवं व्यक्ति का खर्च अपन ने देखा तो सालाना नक्सली भी 20,000 करोड़ के रूप पर
जब सीआरपीएफ जवानों पे होते रहता है, क्योंकि इनको खत्म, ये राजनीतिक दल को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये नक्सलवादी पार्टी पे जब 2009 में बैन रखा हुआ है, और बैन रखा है इसकी वजह से उन पार्टी के लिए राजनीतिक दलों में भी, राजनीतिक दल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके बारे में कुछ टेररिस्ट पार्टी करके उन पे बैन रखा हुआ है, क्योंकि जो टेररिस्ट पार्टी है वो मिलिट्री कमांड की बात करते हैं, वो मिलिट्री कमांड तंत्र में जगह नहीं है। इतना ही नहीं, तो अभी तक एक बात मेरे ख्याल में नहीं आती, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से, माओवादी में से, जब 1964 में जब लोग नक्सली जब चारू मजूमदार का गुट बाहर निकला और उन्होंने अपने नए पार्टी का तय किया, नए पार्टी का तय करने के बाद भी अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी लोग क्यों बात नहीं करते? जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी में से 10,000 लोग अलग अलग स्टेट में से निकले थे, लेकिन अभी भी उनका प्यार माओवादी दल से है, ऐसा इस बात से कि अभी भी जो कुछ अर्बन नक्सल की बात करते हैं, अर्बन नक्सल की इसमें जो लोग जेल में है और जो लोग जेल में है उनके बारे में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी अपना रवैया और अपना सॉफ्ट कर्नर रखते हुए अपने को दिखाई पड़ता है। मुजुमदार की क्रांति की विचार जब रखता है तो अभी भी वो रिलेवेंट की बात करता है, तो अभी इस देश में रिलेवेंट की बात करते हुए अभी उनका रिलेवेंस, मैं ऐसा बोलूंगा कि अभी उनका रिलेवेंट पर्यायी सरकार स्थापन करने की जो बात रखते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन की जगह जो बात हमने रखी थी, उनका डॉक्यूमेंट्स था 5वां की शांतिपूर्ण आंदोलन की जगह एग्रेसिवनेस जैसे आंदोलन उन्होंने रखे थे कि नामदेव ढसाड़ का जो आंदोलन था, जो नामदेव ढसाड़ वो क्या बोलते दलित पैंथर के, वो गुट के दलित पैंथर उनका कल्चरल प्रोग्राम ये चलाते थे, और ऐसा एग्रेसिनेट मिलिट्रियन जब एक आधा ब्राह्मण लोगों का कुछ प्रोग्राम रहा तो ब्राह्मण लोगों के प्रोग्राम में अपने दलित लोगों को भेजना, ये भी काम जब नक्सलिस्ट पार्टी के लोग करते थे। क्योंकि अभी भी अपने को एक बात सामने आती है कि नक्सलवादी पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ सशस्त्र उठाव की बात करते हैं, और 50 साल में एक भी अभी भारत में वर्ग संघर्ष है क्या? कि 50 साल में अपने नक्सलवादी पार्टी अपने देश में सशस्त्र उठाव की बात करते हैं, लेकिन बात में मैं एक बात आखिर में रखना चाहता हूँ कि भारत में वर्ग संघर्ष करना चाहिए, इस देश में वर्ग संघर्ष ऐसा करना चाहते, मैं बोलूंगा इस देश में वर्ग संघर्ष नहीं। भारत का विचार किया तो भारत में जातीय संघर्ष है। भारत में अपने जब देश स्वतंत्र हुआ तब से अभी तक भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई एक धर्म पे आधारित विविध जाति अपने 5000 के ऊपर इस देश में जाती है, और इस जाति के आधार पर अपने देश में संघर्ष होता है। लेकिन माओवादी वर्ग संघर्ष समाप्त करने की बात कर, जिस देश में वर्ग ही नहीं है उस देश में संघर्ष खत्म करने की बात कहां से आती है? कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में पहले से भी जाति संघर्ष रोकने के लिए कोई आंदोलन किया है, कुछ प्रयास किया है कि सिर्फ रॉबिन हुड की भूमिका लेके प्रत्यक्ष कृति करने में देश में कम्युनिस्ट ने कुछ प्रयास किया है? कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में इस देश में धर्म परिवर्तन करके धर्म जाति के आधार पर प्रत्यक्ष कृति करके अम्बेडकर विचारधारा के लोग से इकट्ठा किया, ऐसा कुछ नक्सलवादी ने किया है? ऐसा कुछ अपने को नहीं दिखाई देना पड़ता। और इतना ही नहीं तो सिर्फ जो कुछ भी रॉबिन हुड की बातें वो रखना चाहते हैं, द्विराष्ट्रवाद की बातें रखना चाहते हैं, लेकिन खेती करने वालों किसान है उसके बारे में कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ भी बात वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। और उनको मैं आखिर में एक बात रखना चाहता हूं, और कार्ल मार्क्स क्रांति का बेस लेबर था, लेनिन की क्रांति का आधार लेबर और किसान था, तो माओ की क्रांति का आधार किसान और मजदूर था। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी ने मिलिट्री शासन की रखा, और मिलिट्री शासन के माध्यम से अपने देश में उन्होंने परिवर्तन लाने की बात करी, लेकिन विकास की बात कभी रखी है क्या? और ओरिजिनल ऑल इंडिया फेडरेशन कमेटी ऑफ कम्युनिटी रिवॉल्यूशन के माध्यम से
क्रांति मिलिट्री के माध्यम से माओवाद इस देश में लाना ही इस बात पे वो तय कर उन्होंने कर लिया। इतना ही नहीं तो अपनी बदलती भूमिका को रखते हुए जमींदारों का जो बीड़ी आंदोलन था, जमींदार आंदोलन था या बीड़ी आंदोलन था, सिंधी बत्ता आंदोलन था, बाम्बू संकलन आंदोलन था, अन्य अत्याचार के विरुद्ध भूमिका लेके प्रसंग अपनी भूमिका वो बदलते रहते हैं। लेकिन प्रसंगानुरूप अपनी भूमिका बदलते भी वो 8 डॉक्यूमेंट्स का रिलेवेंट रखने की बात करते हैं। लेकिन आखिर में वो 8 डॉक्यूमेंट्स जब 1967 में ये पहले उन्होंने लिखे थे, तो जो अभी के इसमें वो रिलेवेंट नहीं है। और वो एंगल से बात करते हुए जब सिर्फ एक ही बात पे रिलेवेंट वो डॉक्यूमेंट सामने रखते, लेकिन डॉक्यूमेंट सामने रखने के बाद माओवादी दल अपना जो कुछ तरीका है, जो क्रांति करने का तरीका है, 50 साल में इस देश में परिवर्तन करने की भूमिका लेते हैं, उस भूमिका सामने रखते हुए अपना संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो कदापि शक्य नहीं होगा, क्योंकि भारत जैसे देश में या इस देश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति देखते हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी उन्होंने जो मुजुमदार के जो डॉक्यूमेंट्स है उस आधार पर अपनी क्रांति की बात करते हैं। वो क्रांति की बात अभी के इसमें उसका रिलेवेंट मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, और मैंने जो बातें कुछ रखने का प्रयास किया, सभी ने इस बात सुनी होंगी। और मैं सभी को मेरे साथ ये बात रखते हुए जो भी बात आपके सामने रखी वो उस कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रखी, मेरे निरीक्षण के जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ऑब्जर्वेशन पे रखी, और इतना ही नहीं तो जो कुछ भी एनालिसिस है उस पे रखी। मैं सभी का एक बार शांति दिल से आपने मेरा लेक्चर सुन लिया, धन्यवाद कहता हूँ। और मैं अपने भूमकाल संगठन के जो अच्छे ये उपक्रम को शुभेच्छा देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।